All right, let's begin with the session. Inshallah, we are going to cover the explanation, complete the explanation of probability today, inshallah, hopefully. हमने last time क्या किया था? Just a glimpse of what we have done in the last class. सबसे पहले हमने basics of probability को recall किया, जो हमने O levels और IGCSE में पढ़ा था कि what is probability all about? Probability किसे कहते हैं, right? Probability जो है वो क्या है? Probability is all about likelihood of occurrence of an event in a random experiment. The probability is quantified as a number between 0 and 1, where 0 indicates impossibility and 1 indicates certainty. The higher the probability of an event, the more likely that it will occur. तो ये हमने definition देखी थी, फिर हमने basic probability की calculation की थी, फिर हमने formula देखा था कि भाई number of outcomes in the event ऊपर आते हैं, total number of outcomes नीचे आ जाते हैं. फिर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सीखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स होती हैं डिसजॉइंट सेट्स की तरह, कि जैसे दो सेट्स डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनमें कोई इंटरसेक्शन ना हो. लिहाजा ऐसी इवेंट्स जिनमें कुछ इंटरसेक्शन ना हो, मतलब उनमें कोई कॉमन आउटकम्स ना हो, तो ऐसी इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कह लें, ये दोनों में से कुछ भी कह लें, वो जीरो होनी चाहिए. अगर ये प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और अगर ये जीरो के अलावा कुछ और है तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. फिर हमने इंडिपेंडेंट का पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं जिनमें आपस में कोई डिपेंडेंसी ना हो, एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो. व्हेन टू इवेंट्स डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, दे हैव नो इफेक्ट ऑन वन अनदर, दोज टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. फिर मैंने आपको सिखाया था कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होती हैं, या दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए एक इक्वेशन होता है जो आपने वेरीफाई करना होता है. उसकी दोनों साइड्स अगर मैच हो जाएं तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और अगर दोनों साइड्स मैच ना हो तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है. दोनों साइड्स अगर मैच हो जाएं तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और अगर दोनों साइड्स मैच ना हो तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है. तो अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब आपने तीन चीजें निकालनी है इंडिपेंडेंट के लिए. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट लिया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली. अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, if both of them are equal, both sides are equal, this means the events are independent. If both sides of this equation are found and both are equal, then the two events A and B are independent. And if both sides are not equal, the events are not independent. कॉन्सेप्चुअली मैंने विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बातें भी बताई थी कि विथ रिप्लेसमेंट जो है उसमें वो इंडिपेंडेंट की मिसाल है, और विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट की मिसाल है. तो ये हमने यहाँ तक बात को ख़त्म किया था. आज हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसको भी समझना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी समझना है, और फिर उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल भी करना है जिसमें कंडीशनल भी है और इंडिपेंडेंट भी शामिल हो जाता है. अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये डिपेंडेंट इवेंट्स से ही रिलेट करता है, मतलब ऐसी इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट नहीं होती उसमें कंडीशन देने से कुछ फर्क पड़ता है. अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है. हमने ऊपर देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर हो जाए तो इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. मतलब गिवन के बाद कंडीशन आती है. तो मैंने बताया था यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके थ्रू साबित करते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली हमें ये समझ आती है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इवेंट ए की, गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, तो आंसर उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ वही हो, तो उसका आंसर वही होगा जो नॉर्मल केसेस में ए की प्रोबेबिलिटी होगी. मतलब कुछ कुछ मुझे मेरे जहन में कोई बात ना आए, कोई कंडीशन मुझे ना पता चले, और मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं, या फिर मुझे बी के बारे में पता चल जाए और बी वाली कंडीशन मुझे गिवन हो, और फिर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं और दोनों प्रोबेबिलिटीज मैच हो जाएं, इसका मतलब कंडीशन के बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ए और बी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. बी के पता लगने से जब ए की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं आया, इसका मतलब ए और बी आपस में डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन अगर बी के पता चल जाने से ए पे फर्क आ रहा है, इसका मतलब दोनों में डिपेंडेंसी है.
अगर मेरा भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और एक नए बिजनेस में कूद रहा है, और अब उसके डिसीजन लेने की वजह से मैं ये डिसाइड करता हूं कि क्या मैं भी नया बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं, तो इसका मतलब मैं अपने भाई पे डिपेंडेंट हूं उसके डिसीजन पर। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे भाई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बट मेरा जो फैसला है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब चाहे मुझे ये पता चले कि मेरा भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या ये पता चले कि मेरा भाई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद दोनों में से कोई भी बात पता चले, मेरा डिसीजन पक्का है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है। इसका मतलब मेरा डिसीजन अपने भाई के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो भाई के बारे में पता लग जाना ये कंडीशन है, और अगर उस कंडीशन के पता लगने से, उसके आउटकम के पता लगने से मेरा डिसीजन बदलता है, तो फिर इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट की मिसाल है। लेकिन अगर मेरे डिसीजन में कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे डिसीजन में कोई तब्दीली नहीं है, मैंने तो नया स्टार्ट करना ही करना है अगर सोच लिया है तो ऐसे केसेस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मिसाल होती है। तो याद रखें, ये ऑब्लिक के बाद कंडीशन गिवन होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी is equals to probability of A. This means A and B are not dependent. So they are independent events. तो अब जो कंडीशन का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है वो यही तो बता रहा है कि probability of A given B is not equals to probability of A, but it is equals to probability of A intersection B upon probability of B. इसका मतलब इस कंडीशन के पता लगने से फर्क पड़ रहा है, इस कंडीशन के पता लगने से, इस कंडीशन के मेंशन होने की वजह से फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती, जो कि ऊपर हम देख कर आ रहे हैं। हालांकि वो कंडीशन हमने साबित करने के लिए यूज नहीं की थी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को साबित करने के लिए वो हमने कंडीशन यूज नहीं की थी, बट कंडीशन साबित, इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए तो कोई और तरीका बताया था, बट कॉन्सेप्चुअली समझाया मैंने आपको कि बी के पता लगने से जब ए की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जब ऐसा ना हो, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो आपस में डिपेंडेंट होती हैं। और जब डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो फिर उस केस में कंडीशन, गिवन कंडीशन से फर्क पड़ता है। और जब फर्क पड़ता है तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन की बेसिस पर निकलती है उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, अक्सर कंडीशन के पता लगने से सैंपल रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है। सैंपल में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि अगर, बल्कि ये मिसाल अभी एग्जांपल नंबर 3 में मौजूद भी है कंडीशन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, कि अगर कंडीशन गिवन होती है तो सैंपल आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल है, ये देखेंगे, सवाल अपना देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं पहले, चले। इन अ क्लास ऑफ 30 pupils, 17 are girls and 13 are boys. The table shows the number of pupils in each category. अब आपके पास लिखा हुआ है 17 गर्ल्स हैं, उसमें से 12 राइट हैंडेड हैं, 5 लेफ्ट हैंडेड हैं। 13 बॉयज हैं, उसमें से 7 राइट हैंडेड हैं, 6 लेफ्ट हैंडेड हैं। तो हमारे पास टोटल 30 लोग हो गए, जिसमें 17 गर्ल्स हैं, 13 बॉयज हैं, और 17 में कितने राइट कितने लेफ्ट, और 13 में कितने राइट कितने लेफ्ट, ये हमने बता दिया गया। अब अगर मुझे बताया जाता है अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, पूरी क्लास में से मैंने एक स्टूडेंट उठाया, इसका मतलब 30 लोगों में से मैंने कोई एक बंदा उठाया, तब मुझे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। ये बात जब उसने मुझे बताई, अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, इसका मतलब इसमें पूरा सैंपल लिया जा रहा है, इसमें सैंपल रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। 30 लोगों की का सैंपल है, 30 लोगों के क्लास के अंदर, 30 के 30 लोगों में से कोई एक उठाया जा रहा है, इसका मतलब सैंपल अभी भी 30 लोगों का है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं हुई। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। बताएं जरा क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। पूरी क्लास में जब एक बच्चा उठाया तो क्या चांसेस है कि वो जो स्टूडेंट है वो लेफ्ट हैंडेड है। जरा इसके आंसर्स पोस्ट करें, मुझे बताएं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम द होल क्लास।
given that a student is chosen at random from the whole class, find the probability that the student is left-handed. What is the probability that the student is left-handed? जनाब, क्या होगा आपका आंसर? वेरी गुड, शाबाश। 11/30 सही है, बिल्कुल सही जवाब है। परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ना, तो हम फिर प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन फॉर्म में ही दे रहे होते हैं। सही है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, हम प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। तो बताने का मकसद प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 11, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, 11, 5 और 6 लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो 11 हो गए और टोटल क्लास में 30 लोग हैं, तो 11/30 सही है, सही जवाब। 11/30 इज द करेक्ट आंसर। सही है, पहले पार्ट का आंसर मैंने भी यही दिया, 11/30। अब मुझे बताएं, पार्ट बी में उसने कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन ये, गिवन दैट द स्टूडेंट चोजन एज अ गर्ल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। अब देखें, यहाँ देखें, यहाँ भी यही था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड, और यहाँ भी यही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। दोनों सवाल महज देखने में सेम लग रहे हैं, बट पार्ट ए में जो कंडीशन बयान थी वो ये थी कि पूरी क्लास में से स्टूडेंट उठाया है। ये कंडीशन रिस्ट्रिक्शन का सबब नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ वो कह रहा है गिवन दैट द स्टूडेंट इज चोजन एज अ गर्ल, ये जो कंडीशन बताई है ये रिस्ट्रिक्शन का सबब बन रही है। अब बताएं प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्ट बी में, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? सब बताएं, फिर मैं बताऊंगा क्या है जवाब। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चंद गलत जवाबात, नहीं, एक गलत जवाब है, बाकी सारे जवाबात ठीक है। 5/7, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सैंपल रिस्ट्रिक्ट हो गया। उसने कहा गिवन द स्टूडेंट चोजन एज अ गर्ल, तो बॉयज को तो देखना ही नहीं है। पहले क्लास में 30 लोगों को देखकर रैंडम 30 लोगों में से एक बच्चा उठा रहा था। अब उसने कहा है जब स्टूडेंट है ही गर्ल, तो बॉयज को तो देखना ही नहीं है ना, तो सैंपल क्या हो गया बेटा? श्रिंक हो गया। तो कंडीशन लगने से सैंपल को श्रिंक कर दिया जाता है। 30 लोगों का सैंपल था, अब सैंपल को श्रिंक कर दिया, अब सैंपल 17 लोगों का बचा। अब इन 17 लोगों में लेफ्ट हैंडेड के चांसेस क्या हैं? तो इन 17 में राइट हैंडेड भी हैं और लेफ्ट हैंडेड भी हैं। जब मैं पूरे 30 देख रहा था तो लेफ्ट हैंडेड भी पूरे में से देख रहा था। अब जब मैं सिर्फ 17 पे फोकस्ड हूँ, ये तो मैं देख ही नहीं रहा, तो इन 17 में लेफ्ट हैंडेड 5 है, तो 5/70। So we can give the answer of probability in both decimal and fraction form, right? Yes, दे सकते हैं डेसिमल में और फ्रैक्शन में, बट डेसिमल में 3SF में देना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसीलिए अगर एग्जैक्ट डेसिमल आ रहा है तो मसला नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डेसिमल अगर आ रहा है, नहीं परसेंटेज में भी नहीं दिया करें। मार्किंग स्कीम में मुझे याद तो नहीं पड़ता कि वो परसेंटेजेस में दे रहा है, अब वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, यूजुअली वो खुद नहीं देता, तो परसेंटेज में मत दें, फ्रैक्शन में दें या डेसिमल में दें, बट फ्रैक्शन रिकमेंडेड है, क्योंकि डेसिमल में बाज़ औक़ात बच्चे 1SF या 2SF में आंसर दे देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। तो डेसिमल में दे रहे हैं तो प्रॉपर राउंडिंग ऑफ करेंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे, और अगर फ्रैक्शन में रखेंगे तो रिकमेंडेड है कि फ्रैक्शन में रखें, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप फ्रैक्शन में आंसर रखें। सही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल 3 करवा दिया आपको, अभी एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करवाने। कंडीशनल के जो पैराग्राफ है वो भी पढ़ना है, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि देखो कंडीशन से होता क्या है, कंडीशन से सैंपल श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ 30 लोगों में से 17 लोगों पर सैंपल आ गया, उसमें से फिर 17 में से देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब टोटल सैंपल ही कम हो गया तो लेफ्ट हैंड भी कम हो गए, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स में से ही देखा जा रहा है, तो गर्ल्स में ही फैसला है, तो टोटल 17 है और लेफ्ट हैंड 5 है, तो 5/17। जब पूरा देख रहे थे तो टोटल भी ज्यादा था, लेफ्ट हैंडेड भी ज्यादा थे, सैंपल शेयरिंग हो गया तो टोटल भी कम हो गए, लेफ्ट हैंड भी कम हो गए। सही है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। एग्जाम्पल 3 हमारा डिस्कस भी हो गया और कॉन्सेप्ट भी हमें कुछ हद तक समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पढ़ते हैं कंडीशनल
तो ये कंफर्म हो गया कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन दी हुई होती है जिसकी वजह से सैंपल साइज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सैंपल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब सारे नहीं होते, और जो गिवन सैंपल होता है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये भी समझ लें। जो गिवन कंडीशन होती है उसकी बेसिस पर सैंपल जो बच जाता है वो नीचे आ जाता है। सही है। तो अक्सर ऐसा होता है, अभी जो टोटल वाले सवाल आते हैं ना उसमें तो फौरन फौरन हो जाता है चुटकियों में, मतलब कोई फॉर्मूला की एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपने डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया बगैर किसी फॉर्मूला की एप्लीकेशन के। अभी मैं फॉर्मूला भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूला के थ्रू भी अप्लाई करके बताता हूँ। बट फॉर्मूला अप्लाई करने से सिर्फ लंबी करना होगा, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वजह से याद रखें, जो गिवन कंडीशन होती है उसकी वजह से सैंपल साइज श्रिंक हो जाता है, और डिनोमिनेटर में तमाम डिनोमिनेटर में सैंपल साइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल आता है, तो अब डिनोमिनेटर में टोटल नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कंडीशन की बेसिस पर कम सैंपल आएगा। तो कुछ सवालात नंबर्स के होते हैं उसमें नंबर्स कम वाले आ जाते हैं, और कुछ सवालात होते ही प्रोबेबिलिटीज के हैं तो उसमें फिर कंडीशन की बेसिस पर जितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो अभी मैं मिसाल दूंगा तो बात समझ आएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छी तरह देने की कोशिश करता हूँ ताकि सवालात के अंदर आपको मसला ना हो। तब हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट given that by assumption, presumption, assertion or evidence another event has already occurred. याद रखें, इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है वो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वो अभी फ्यूचर है, अभी उसका पता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर, ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि इट इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, किसी और चीज का फैसला हो चुका है कि ये चीज हो चुकी है, और उस हुई हुई चीज में से इसके होने के चांसेस क्या हैं ये बताएं। If the event of interest is A and the event B is known or assumed to have occurred, event B हो चुकी है, the conditional probability of A given B is usually written as this. A की probability निकालनी है और event A की probability निकालनी है given that event B has already occurred. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और ये डिपेंडेंट इवेंट्स है ये भी बता दिया, क्योंकि बी के अकर होने की वजह से ए पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तभी हम कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। वरना तो अगर डिपेंडेंट नहीं है इवेंट्स तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, कि अगर ए को पता चल जाए इवेंट ए को कि बी हो चुकी है तो भी उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है, चाहे उसको बी के बारे में पता चले या ना पता चले, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है। तो वो तो इंडिपेंडेंट की मिसाल है जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्चुअली पॉइंटर्स में लिखी हुई थी, समझा भी दी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट इवेंट अनदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड इफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए का मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए है, और इवेंट बी का पता ये लगा कि इवेंट बी इज नोन और अज्यूम टू हैव अकर्ड, या तो पता लग गया या हमने अज्यूम कर लिया कि वो हो चुकी है। देन इफ वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड इट इज रिटन लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। याद रखें, ऑब्लिक से पहले वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ऑब्लिक के बाद वो इवेंट है जो अकर हो चुकी है, जिसकी अकरेंस की वजह से अब ए की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। तो रैंडमली अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालता, और मैं अब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं गिवन दैट बी हैज अकर्ड, दे विल नॉट बी इक्वल। अगर तो ये इक्वल होते तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बट क्योंकि हम डिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, इसका मतलब सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालना और ए की प्रोबेबिलिटी निकालना जब ये पता लग गया हो कि बी इवेंट हो चुकी है, वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर बराबर हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फिर कंडीशन के पता लगने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ए को। पर अगर ए को बी के होने से फर्क पड़ रहा है इसका मतलब डिपेंडेंट है, और ये चीज लागू नहीं होगी, दोनों बराबर नहीं होंगी, बल्कि ए गिवन बी का आंसर निकलेगा फिर ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और बी नीचे से, इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो अ कंडीशन पास्ट इवेंट इज गिवन बाय द एग्जामिनर, कंडीशन पास्ट इवेंट इसलिए कह रहा हूँ कंडीशन को वो हो चुकी है,
A condition is given by the examiner which must be considered before finding the probability of a particular event, future event. किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालने के लिए कोई कंडीशन गिवन बाय द एग्जामिनर होगी जिसे कंसिडर करना पड़ेगा। उसको कंसिडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए वो कंडीशन होना, उस कंडीशन का होना या ना होना बहुत फर्क क्रिएट करता है। तो अगर वो कंडीशन नहीं होती या वो हो जाती है तो उस केस में जो इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा तभी हमें उस कंडीशन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो कंडीशन इज गिवन बाय द एग्जामिनर व्हिच मस्ट बी कंसिडर्ड, द कंडीशन मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अब मैं यहाँ सिंपल लफ्जों में इस फॉर्मूला को समझाता हूँ। फॉर्मूला तो याद बड़े मजे से हो जाता है, बट मैं ये कहता हूँ भाई फॉर्मूला लिखे बगैर सिर्फ कॉन्सेप्चुअली भी अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फॉर्मूला याद ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, और फॉर्मूला लिखना भी जरूरी नहीं होता। कॉन्सेप्ट पता है क्या कहता है? याद रख लें। गिवन कंडीशन की बेसिस पर जो आउटकम्स होते हैं दे कम इन द डिनोमिनेटर। गिवन कंडीशन वाले आउटकम्स कम इन द डिनोमिनेटर, ये अपने पास नोट डाउन कर लें बेशक। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशन whatever the outcomes are, based on that condition, based on the given condition, the outcomes, the total outcomes come in the denominator. Based on the given condition, the total outcomes come in the denominator and the common outcomes come in the numerator. मतलब a and b की, a given b की probability of a given b अगर आप निकालना चाहते हो तो a इंटरसेक्शन b की probability ऊपर लोगे और b की probability नीचे लोगे। ये फॉर्मूला है जो आपने फॉलो करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने फॉलो नीचे थर्ड एग्जाम्पल में नहीं किया था, अगर हम करते तो क्या होता आइए देखते हैं। ये तो मेथड 1 है, ये जो हमने इस वक्त काम किया ना, ये है मेथड 1 और ये है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड है विदाउट फॉर्मूला। मेथड 2 अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड मेथड की बात करता हूँ तो क्या होगा ये देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्चुअल बात है ना, ये पार्ट बी के लिए लागू है ना, पार्ट ए में तो कुछ ऐसा मसला है नहीं। ये मेथड 1 कॉन्सेप्ट में पार्ट बी के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहा है जरा देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, फाइंड करनी है, वो मेरी इवेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू द फ्यूचर। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है वो मेरी मेन इवेंट है, और गिवन दैट जो कंडीशन गिवन है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढनी है, तो कंडीशन गिवन है वो मेरी गिवन कंडीशन ऑब्लिक के बाद आएगी। गिवन दैट द स्टूडेंट इज चोजन एज अ गर्ल, ये फैसला हो गया कि जो स्टूडेंट है वो गर्ल, मतलब दिस इज नोन टू हैव अकर्ड। ये पता लग गया कि जो स्टूडेंट हमने निकाला है ना, स्टूडेंट हमने निकाली है ना, वो गर्ल है ही वो गर्ल। मतलब गिवन दैट द स्टूडेंट चोजन एज अ गर्ल, कंडीशन जो मुझे बता रही है वो है ही गर्ल। तो अब बताओ कि अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड के चांसेस क्या। अब देखिए मैं लिखूंगा कैसे फॉर्मूला के लिए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेफ्ट हैंडेड की, गिवन दैट इट इज अ गर्ल। फॉर्मूला मैं फॉर्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ। ए गिवन बी था ना, तो यहाँ ए जो है बेसिकली लेफ्ट हैंडेड है और जो बी है वो है गिवन कंडीशन जो कि है गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेफ्ट हैंडेड की, गिवन दैट इट इज अ गर्ल। तो फॉर्मूला कैसे लागू होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड, इंटरसेक्शन कह लें या एंड कह लें, एक ही बात होती है। लेफ्ट हैंडेड एंड बॉय, सॉरी, लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल, एंड नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। सही है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट इट इज अ गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब अगर आप फॉर्मूला वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गर्ल की, तो मुझे बताएं गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखिए गर्ल्स हैं कितना। अच्छा, जब ये बात आती है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, तो देखिए गर्ल्स जो डिनोमिनेटर में जो गिवन कंडीशन है उसकी अपनी भी प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल्स होने के चांसेस है 17/30। तो ये पूरे सैंपल में से बात हो रही होती है कि पूरे सैंपल में गर्ल होने के चांसेस क्या है।
सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल जो है वो आपकी कितनी है बेटा, 17/30। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का मतलब पूरे सैंपल में से, पूरी क्लास में से जो गर्ल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 17/30 नीचे आ गया। अच्छा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल या लेफ्ट हैंडेड इंटरसेक्शन गर्ल, एक ही चीज है ये। मैंने फॉर्मूला में लिखा था ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन वाली बात ही हो रही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, हमें पहले भी पता है, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी पढ़ा था ये। तो लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, पूरी क्लास में, जो लेफ्ट हैंडेड भी हैं और गर्ल भी हैं। लेफ्ट हैंडेड भी हैं और गर्ल भी हैं, कितने? 5। जो गर्ल भी हैं लेफ्ट हैंडेड भी हैं, ऐसे 5 है। कितने में से भाई? 30 में से। तो 5/30। तो 30 कट गया, आंसर आ गया 5/70। तो अगर इस तरह का नंबर्स वाला सवाल आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। क्योंकि गर्ल है तो आपने लिखा ही, आपने गर्ल्स की तादाद लिख दी, और क्योंकि वो गर्ल्स में से लेफ्ट हैंडेड है तो उसमें से जो लेफ्ट हैंड की तादाद है वो लिख दी, आपने आंसर लॉक कर दिया। बट अगर आप कंडीशन का फॉर्मूला करते हो जो कि मेथड 2 है, तो फिर आपने गर्ल की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी होगी, जो गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी होगी, विच इज 17/30। और जो लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल है, जिसमें लेफ्ट हैंड एंड गर्ल का इंटरसेक्शन की जो तादाद है वो 5 है, और टोटल 30 है, तो 5/30 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दोनों प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड किया, आंसर 5/17 आ। मुझे पता है दोनों मेथड से, कॉन्सेप्चुअल मेथड और फॉर्मूला वाला मेथड समझ आ गया। जब इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड काम करो, फॉर्मूला की लंबी करने की तरीके में ना रहो। बट क्योंकि फॉर्मूला सिखा दिया तो बच्चा कहता है ना सर फॉर्मूला से करूंगा मैं, तो जो फॉर्मूला से करना चाहता है वो फॉर्मूला से भी कर सकता है। मैंने दोनों मेथड बता दिया। अलबत्ता नंबर्स वाले केस के अंदर कॉन्सेप्चुअल मेथड ज्यादा क्विक होता है बनिस्बत फॉर्मूला के। कैन वी ऑल्सो मेक टेबल फॉर दीज क्वेश्चन इफ इट्स पॉसिबल। हाँ, जब टेबल बन सकता है बनाए, अब ये तो टेबल बना हुआ है ना। नहीं तो आप टेबल बनाएं, बट मैं तो अभी ऐसे सवाल करवाने वाला हूँ जिसमें ट्री डायग्राम बनता है, टेबल नहीं बनता, उसमें प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उसमें नंबर्स नहीं होते। जैसे ये तो तादाद वाला सवाल आता है ना, इसमें इतने गर्ल्स इतने बॉयज, ऐसे सवाल भी आते हैं पास में। एक सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ट्री डायग्राम बनता है, जिसमें होती ही प्रोबेबिलिटीज है, तादाद नहीं होती। अलग अलग नेचर ऑफ सवाल आते हैं। भारत फॉर्मूला की एप्लीकेशन मैंने बता दी, कंडीशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब ये जो कंडीशन का एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, इसमें दोनों चीजें कवर्ड है, इंडिपेंडेंट की मिसाल भी कवर्ड है, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैंने कहा था एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। और इसमें कंडीशनल का भी कॉन्सेप्ट है, नंबर्स वाला ही, जो भी मैंने एग्जाम्पल 3 में नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट करवाया ना कंडीशन का, वैसा ही कंडीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। लेकिन जो कंडीशनल का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटीज के साथ है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 2 में कवर हो जाता है इंशाल्लाह। तो हम फटाफट एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फॉर्मूला की एप्लीकेशन मैंने एग्जाम्पल 3 में करवा दी, और ये मैंने कंडीशन का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे हूँ मैं। Data about employment for males and females in a small rural area are shown in the table. Data about employment for males and females in a small rural area are shown in the table. और अब मुझे बता दिया मेल है, फीमेल है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है। पूरा टेबल है जो मुझे बता रहा है कि मेल भी है अनएम्प्लॉयड भी है 206, मेल और एम्प्लॉयड 412 है, फीमेल भी हो और अनएम्प्लॉयड भी हो 358 है, फीमेल भी हो एम्प्लॉयड भी हो 305। सही है। अ पर्सन फ्रॉम दिस एरिया इज चोजन एट रैंडम। अब ये जो मतलब होता है ना, पर्सन फ्रॉम दिस एरिया इज चोजन एट रैंडम, इसका मतलब पूरे एरिया में जितने लोग हैं उनमें से एक बंदा उठाया गया। इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो टोटल डिनोमिनेटर में आएगा, टोटल मुझे करना पड़ेगा कितना है। अच्छा, अब हम सवाल पैदा होता है, पूछ क्या रहे हैं, लेट एम बी द इवेंट दैट द पर्सन इज मेल। लेट एम बी द इवेंट दैट द पर्सन इज मेल। जहां एम लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मेल की बात हो रही है। लेट ई बी द इवेंट दैट द पर्सन इज एम्प्लॉयड। तो एम फॉर द मेल एंड ई फॉर एम्प्लॉयड। और आपसे पार्ट 1 में पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बताओ। गिवन दैट अ पर्सन फ्रॉम दिस एरिया इज चोजन, पूरे एरिया में से एक बंदा निकाला है, और गिवन कंडीशन सैंपल को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन इज अ मेल।
क्या होगा, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, जरा बताएं चैट पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बताएं। सही है, वेरी गुड, जबरदस्त। सब पार्टिसिपेट करें जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चले सब जाग रहे हैं, सो नहीं रहे कोई भी। अगर वो मेल की बात कर रहा है, मेल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, तो मेल की तादाद ऊपर आ जाएगी, और क्योंकि उसने लिखा था पर्सन फ्रॉम दिस एरिया चोजन रैंडम, तो टोटल नीचे आ जाएगी। तो मेल की तादाद देखी जाए तो 618 है, और टोटल तादाद है 1281। फिर 618/1281। अच्छा, अगर उसे सिंप्लीफाई करने का नहीं क्या होता, तो बाज़ होगा तो अनसिम्प्लीफाइड भी एक्सेप्ट कर ही रहा होता है। बट हमारी आदत होनी चाहिए कि हम आंसर को सिंप्लीफाई करके ही लिखें। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ रहा है 206/427। तो 618/1281 इज इक्वल्स टू, ये हम पहले लिखेंगे। चांसेस हैं कि सिर्फ ये भी लिखा जाए तो मार्क्स मिले, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ऑलवेज से सिंप्लीफाई करो, चाहे उसने लिखा हुआ है चाहे उसने नहीं लिखा हुआ। 618/1281, 206/427। अनसिम्प्लीफाइड पहले लिखो, फिर सिंप्लीफाइड लिखो। देखें, 618/1281 डेसिमल में देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि मैंने यहाँ डेसिमल लिखा हुआ है 3SF में, बट मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि आप 206/427 आंसर दो, ये रिकमेंडेड है। क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, इस दफ़ा मैं 0.482 को यहाँ से चेंज करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ये लेकिन दे सकते हैं। चलें, अब ये हो गया कि ये आपका फ्रैक्शन है, और सिंप्लीफाई करके ये आंसर, इसको आप फाइनल आंसर के तौर पे लॉक कर दें। बट डेसिमल में भी आंसर दिया जा सकता है, बट मसला ये है कि फिर उसके ऊपर अगर अगले पार्ट डिपेंडेंट होते हैं तो फिर मसला होता है। नहीं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई मत लिखें, 2 नंबर है ना, एग्जामिनर को ये भी तो दिखाएं कि आपने टोटलिंग की है। 618 डिवाइड बाई 1281, तो आप ये दिखाएं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। एग्जामिनर यही आपकी वर्किंग है कि भाई बच्चे को पता है कि कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, उसने आंखों का इस्तेमाल, मतलब उसने चीटिंग नहीं की, उसने आगे पीछे देखा नहीं है, उसने खुद से सोचा है। तो ये स्टेप जरूरी है। सही है। अच्छा, फिर वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई। अब जहां वो कहता है एंड, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। एम इंटरसेक्शन ही मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो मेल्स भी हैं एंड एम्प्लॉयड भी हैं। इंटरसेक्शन ज्यादा कम कन्वीनियंट लगता है या एंड, क्योंकि यहाँ बोलना एंड ज्यादा कन्वीनियंट है। कितने लोग ऐसे हैं जो मेल्स भी हैं एंड एम्प्लॉयड भी हैं। अगर पूरे एरिया में से बंदा उठाया गया है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो मेल भी हैं एंड एम्प्लॉयड भी हैं। तो मेल भी होना चाहिए, मेल भी हो एम्प्लॉयड भी हो, ऐसे कितने लोग हैं भाई, 412 है, वेरी गुड। कितने में से भाई, 1281 में से। 412 डिवाइडेड बाई 1281, सिंप्लीफाई कर दें तो 2 अपॉन, क्या आंसर आ रहा है, 2/3 तो नहीं आ रहा होगा। अगेन मैं यहाँ भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है ये। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर 412 डिवाइडेड बाई 1281, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आ रहा है बेसिकली। फ्रैक्शन फॉर्म में ही दे दें, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है, बट डेसिमल में दिया जा सकता है, बट रिकमेंडेड अगेन द फ्रैक्शन इज रिकमेंडेड। तो यहाँ आंसर रिकमेंडेड था 206/427, और यहाँ आंसर है 412/1281। ये आपके पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए। अच्छा, आगे पूछ रहा है आर एम एंड ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आर एम एंड ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर।
अच्छा, ये सवाल आ रहा है सर, पार्ट 1 में 2 नंबर क्यों मिल रहे हैं और पार्ट 2 में 1 नंबर क्यों मिल रहा है? शायद इसलिए कि पार्ट नंबर 1 में आपने टोटल निकालने की भी मेहनत की थी, जबकि पार्ट 2 में टोटल आप ऑलरेडी ऊपर पार्ट 1 में उसके मार्क्स वो दे चुका है, तो अब पार्ट 2 में तो नहीं देगा। पार्ट 1 में मेंस निकालने के लिए भी आपने टोटल किया था और पूरा टोटल निकालने के लिए भी टोटलिंग की थी। तब वो चीज़ जो एक दफ़ा अवार्ड हो चुकी है वो दोबारा दोबारा तो अवार्ड नहीं करेगा ना। खैर, उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसमें ये चीज़ शामिल हो जाती है कि एक चीज़ के मार्क्स जब पहले मिल गए तो दोबारा नहीं मिलते। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये मैंने बात कर ली थी, पार्ट 3 की बात कर रहा था। हाँ, वेरी गुड ईशाल, शाबाश। तो मैंने इसका तरीका पार्ट 3 का क्या बताया था कि जब आपने इंडिपेंडेंट का करना पड़ता है और जस्टिफिकेशन करनी होती है तो आपको मेथोडोलॉजी क्या बताई थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई and also find the probability of male and probability of E and find its product। अगर ये प्रोडक्ट इसके बराबर हो गया, ये इक्वल है, तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर ये नॉट इक्वल हो तो नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये तरीकेकार है। अब आप देखें, इन 3 चीजों में से 2 ऑलरेडी वो निकलवा चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई पार्ट 2 में निकली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पार्ट 1 में निकली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताएं क्या होगी। इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, 2 पता थी, पिछले पार्ट से तीसरी निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताएं क्या होगा जरा। ई मींस एम्प्लॉयड, राइट? दिस मींस 412 प्लस 305 टोटल विच इज 717 डिवाइडेड बाय टोटल विच इज 1281। ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो कि सिंप्लीफाई फॉर्म में 239 अपॉन 427 बनेगी। सही है, बिल्कुल देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने ये लिखा और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, तो फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, तो मैंने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसको देखा, फिर मैंने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखा। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो प्रोडक्ट से निकलता है, एम और ई की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करके निकलता है। प्रोडक्ट किया, आंसर फ्रैक्शन में भी ले सकता था, डेसिमल में भी ले सकता था। अगर मिसाल है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन में लें, मिसाल है ना, तो फिर हम यहाँ फ्रैक्शन में लिखते हैं 206 अपॉन 427 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल में। वैसे मैं बता दूं कि डेसिमल में भी कर सकते थे, सही है। डेसिमल में यहाँ 0.270 या 0.322, दोनों डेसिमल आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, फ्रैक्शन में कर रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है, फिर आपका फ्रैक्शन का आंसर आ रहा होगा 239 अपॉन 427। तो 206 अपॉन 427, 239 अपॉन 427। अच्छा, ये तो मेरे पास आई डेसिमल में रहा है, ये तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा कैलकुलेटर तो नहीं दे रहा, पता नहीं डेसिमल में। मुझे तो फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा, डेसिमल में मिला। आप लोगों को मिल रहा है फ्रैक्शन में? शायद इसीलिए डेसिमल में किया हुआ है मैंने। 3SF में 0.270 बन रहा है ये, है ना? डेसिमल मिल रहा है ना? हाँ, ये मेरी डेसिमल में रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई जो है, जो एम एंड ई है, एम इंटरसेक्शन ई एक ही चीज होती है। तो ये मैंने फ्रैक्शन में निकाली हुई थी, बट इसका डेसिमल वर्जन भी था मेरे पास। तो अगर ऊपर वाला डेसिमल में है, तो नीचे वाले का डेसिमल वर्जन चाहिए होगा। अभी दोनों डेसिमल आपस में बराबर हैं या नहीं? तो ये बराबर नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की राइट हैंड साइड से बराबर नहीं, तो आपने यही रीजन दे दिया। इवेंट्स एम एंड ई आर नॉट इंडिपेंडेंट। पहले कहा था आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट, आपने कहा नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। या नो लिखें या नॉट इंडिपेंडेंट लिख दें, एक ही बात है। इवेंट्स एम एंड बी ई आर नॉट इंडिपेंडेंट। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कहा था ना, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफिकेशन इज, जस्टिफिकेशन वर्किंग फॉर्म में तो दिखा दी मैंने, लेकिन मैं बात वाजे करके लिख देता हूं। एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई या एम इंटरसेक्शन ई इज नॉट इक्वल्स टू द, इज नॉट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई, मतलब इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज।
एम और ई की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट एम एंड ई की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं। एम एंड ई की प्रोबेबिलिटी 0.322 है और उनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.270 है। बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई नॉट इंडिपेंडेंट। तो मैंने कहा नो वर्किंग मैंने दिखा दी थी हालांकि, लेकिन बिल्कुल क्लियरली आपने कम्युनिकेट करना है कि आप जीते हो भाई, 3 नंबर पूरे लोगे, कॉन्सेप्ट उठाओगे, कॉन्सेप्ट दिखाओगे अपना। तो वर्किंग दिखाई आपने जस्टिफिकेशन के फॉर्म में, और फिर एंड में जस्टिफिकेशन वाजे तौर पे लिख भी दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, not equals to probability of m multiply by probability of e, therefore the events are not independent। पार्ट 3 मैंने समझा दिया, इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, अप्लाई भी कर दिया। बताएं समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, पार्ट 4 एग्जाम्पल 3 की तरह है बिल्कुल, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था, दोनों मेथड से यहाँ पर करवाया हुआ है पार्ट 3। क्या कंफ्यूजन आ रही है सफा? मैंने काफी दफा रिपीट किया बोल बोल के। सिंपल से एक इक्वेशन दिखाया था बेटा इंडिपेंडेंट के लिए, ये वाला। हमने एक चीज निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इसके बराबर है तो इंडिपेंडेंट है। If both sides are equal, then they are independent. If both sides are not equal, then not independent. हाँ फॉर्मूला है ये, हमने जो सीखा था बिल्कुल। भूल गई थी ना, ये लास्ट क्लास में हमने करवाया था। मैंने यही चीज की है। ए एंड बी की जगह बस एम एंड ई आ गया। दैट्स इट। अच्छा, पार्ट 4 इज जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 3, जल्दी से इसको स्किम थ्रू कर लेते हैं। गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल। गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड। अब देखिए गिवन दैट के बाद ना हमेशा कंडीशन होती है, कंडीशन वाली चीज हमेशा नीचे आती है। तो अगर कोई बंदा फॉर्मूला से करता है तो गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड, ऑब्लिक के बाद यू आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल। तो मैंने लिखा पर्सन इज फीमेल गिवन दैट द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। तो यूजिंग फॉर्मूला एफ इंटरसेक्शन यू या एफ एंड यू ऊपर आ जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नीचे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड कितना है भाई? तो अनएम्प्लॉयड का टोटल कर लें, 206 और 358, ये हो जाएगा 564, 564/1281। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड इज 564/1281, एंड फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड 358, 358/1281 ऊपर आ जाएगा। ये और ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर 358/564, सिंप्लीफाई होकर फ्रैक्शन में 179/282। ये डेसिमल देने की जरूरत नहीं। ये अगर आप आंसर छोड़ देते हैं 179/282, इट्स परफेक्ट। बट अगर कोई डेसिमल में देता है तो 3 ऐसे वर्जन देगा जो कि 0.635 होगा, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जरूरत नहीं है इसकी, आप यही आंसर छोड़ दें। अच्छा, फिर मैंने कहा था क्योंकि ये क्वांटिटी वाला सवाल है, तो कंडीशन का वो सवाल जिसमें प्रोबेबिलिटीज ना हो, जिसमें नंबर्स हो, तो फिर फॉर्मूला जरूरी नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं, जो मेथड एग्जांपल 3 में पढ़ाया था कि गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड की तादाद नीचे आ जाएगी 564, और फीमेल की तादाद, उन्हीं में से फीमेल की तादाद ऊपर आ जाएगी। जो नीचे लिया है गिवन कंडीशन की बेसिस पर, जो नीचे लिया है उसी में से कुछ ऊपर आ जाएगा, याद रखें। तो गिवन कंडीशन अनएम्प्लॉयड की है, तो गिवन कंडीशंस के जो टोटल आउटकम्स हैं वो दो हैं, 206 और 358 दोनों नीचे आएंगे, और उनमें से जो फीमेल निकालनी है, फीमेल की तादाद ऊपर आ जाएगी। तो फीमेल वाले हैं 358, 358। कंडीशन की बेसिस पर जो टोटल आया वो नीचे ले लिया 564, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी उसी गिवन कंडीशन को देखते हुए उसी कंडीशन में से फीमेल की तादाद, फीमेल ऊपर लेनी थी, लेकिन फीमेल सारी फीमेल नहीं, सिर्फ वही फीमेल जो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में है। तो अनएम्प्लॉयड वाली, क्योंकि एम्प्लॉयड को तो देखना ही नहीं, गिवन कंडीशन की बेसिस पर अनएम्प्लॉयड देखा, अनएम्प्लॉयड का जो टोटल है, जिसमें दो आउटकम्स बनते हैं, अनएम्प्लॉयड मेल एंड अनएम्प्लॉयड फीमेल, टोटल कर नीचे ले लिया, और इस टोटल में से जो मुझे मेल की बात, फीमेल की बात कर रहा है, तो फीमेल वाला ऊपर ले लिया। तो 358/564, द आंसर इज 0.635। यही इसी को सिंप्लीफाई करके छोड़ दें या डेसिमल में कर दें, दोनों कर सकते हैं।
पार्ट 4 भी मुकम्मल कर लिया, एग्जाम्पल 1 पूरा आपके सामने वर्किंग के साथ। अब मुझे बताएं क्या कॉन्सेप्चुअली हमें चारों पार्ट समझ आ गए हैं? आर वी ऑल क्लियर विद ऑल 4 पार्ट्स? प्लीज एक्नॉलेज, एवरीवन टू एक्नॉलेज एंड राइट क्लियर एंड डन, कि लिख भी लिया है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैंने पूरी जान मार के अपना कॉन्सेप्ट समझाया है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। नए एग्जाम्पल की जाने बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी एक कंडीशन का सवाल है। 4 2 7, 7 2 9 नंबर का। इस तरह का सवाल ट्री डायग्राम का प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जिसमें आपसे वो ट्री डायग्राम बनवाएगा भी। और ट्री डायग्राम हमें बनाने का ऑप्शन ओ लेवल्स में, हम ओ लेवल IGCSE में कुछ सवाल होते थे, ज़्यादातर उस पर ट्री डायग्राम बना हुआ होता था, बट ट्री डायग्राम बनाने का आइडिया दिया जाता है, किताबों में सिखाया जाता है। तो ये स्किल आपके पास यकीनन होगी। अब इस स्किल का आपको काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री डायग्राम बनाने वाले सवाल बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, जून 2004 पेपर 6 क्वेश्चन 6 है। अब हमारा पेपर जो S1 का है वो पेपर 5 बन चुका है, बट ये उस वक्त का सवाल है जब ये पेपर 6 था। When Don plays tennis, 65% of his first serves go into the correct area of the court. सब जैसे इसने बोला ना 65%, तो आप समझ गए 0.65 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट एरिया। तो आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं। यू कैन राइट करेक्ट एंड रॉन्ग। करेक्ट के चांसेस हैं 0.65 एंड रॉन्ग के चांसेस है 0.35। फिर आगे से कंटिन्यूएशन होगी। इफ द फर्स्ट सर्व goes into the correct area, his chance of winning the point is 90%। अब देखिए आपने करेक्ट और रॉन्ग पे आए थे। करेक्ट है तो विन भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है। सब यहाँ डब्ल्यू फॉर रॉन्ग है एंड दिस डब्ल्यू फॉर विनिंग है। इसीलिए मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि करेक्ट एंड नॉट करेक्ट करता हूँ, और इसी तरह विनिंग एंड नॉट विनिंग कर देता हूँ। तो करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, विनिंग है या विनिंग नॉट है। विनिंग नॉट का मतलब ऑटोमेटिकली लूजिंग है। या ये भी कर सकते हैं कि करेक्ट एंड नॉट करेक्ट कर दें और फिर विनिंग और लूजिंग वाली की बन, तो वो की आप अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। मतलब जो जिस तरह से आप ट्री डायग्राम बनाना चाहते हैं। वजाहत के तौर पे अगर आपको लगे कि एग्जामिनर समझेगा या नहीं समझेगा, तो आप लिख सकते हैं कि माई W मीन्स विनिंग एंड माई L मीन्स लूजिंग एंड माई C मीन्स करेक्ट एंड माई C नॉट मीन्स नॉट करेक्ट। सही है, वजाहत के लिए यू कैन राइट दिस। तो अब ट्री डायग्राम बनाने के लिए अब देखें ट्री डायग्राम इस तरह से बनता है। मैं क्योंकि मुझे सवाल समझाना भी है, बाकी आप ट्री डायग्राम बहुत सारे खुद बनाएंगे, बट मैं यहाँ ट्री डायग्राम बनाता जाऊंगा साथ साथ। जब डॉन टेनिस खेलता है, व्हेन डॉन प्लेस टेनिस 65% ऑफ हिज सर्व्स गोज इनटू अ करेक्ट एरिया। करेक्ट है या नॉट करेक्ट? अब करेक्ट के चांसेस 0.65 है। मुझे प्रोबेबिलिटीज देखनी होंगी। तरीका होता है ट्री डायग्राम में, जो ट्री होती है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेस के एंड में हम लिखते हैं आउटकम्स और ब्रांचेस के साइड्स पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज। तो दो ब्रांचेस थी, एक ब्रांच के एंड पे हमने लिखा सी मतलब फॉर करेक्ट, एक ब्रांच के एंड पे सी कॉम्प्लीमेंट या सी प्राइम विच मीन्स नॉट करेक्ट। और साइड पे हमने प्रोबेबिलिटी लिखी, साइड पे हमने प्रोबेबिलिटीज लिखी। करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.65, तो नॉट करेक्ट की 0.35। अच्छा, अब पहली सर्व की बात हो रही है, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट सर्व। ठीक, अपने लिए आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि ये फर्स्ट सर्व सही है। नहीं लिखेंगे तो मसला नहीं है, समझ आ रहा है। इफ द फर्स्ट सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, हिज चांस ऑफ विनिंग इज 0.9, 90%। तो विनिंग को W कह दिया, लूजिंग को L कह दिया। तो विनिंग अगर 90% है तो लूजिंग 0.1 हो जाए। अच्छा, अब इफ इज फर्स्ट सर्व डज नॉट गो इनटू द करेक्ट एरिया, मतलब यहाँ चला गया, नॉट करेक्ट। डॉन इज अलाउड अ सेकंड सर्व। अब सेकंड सर्व अलाउड हुई, अब उसमें करेक्ट भी हो सकती है, नॉट करेक्ट भी हो सकती है। तो अलाउड अ सेकंड सर्व एंड ऑफ दीज 80% गो इनटू द करेक्ट एरिया। तो करेक्ट के चांसेस हैं 0.8
एंड नॉट करेक्ट के चांसेस हो जाएंगे 0.2। याद रखें ये जो दो ब्रांचेज हैं या जितनी ब्रांचेज एक साथ होती हैं, दो हैं या तीन हैं, इनका सम 1 होता है। जैसे यहाँ दो हैं तो इन दोनों का सम मिला के 1 हो गया। फिर आगे सब ब्रांचेस दो हैं तो इनका सम मिला के 1 हो गया। यहाँ सब ब्रांचेस दो हैं तो सब मिला के 1 हो गया। यहाँ भी सब मिला के 1 हो गया। जितनी भी सब ब्रांचेस बनती हैं जो एक साथ होती हैं उनका सम 1 होना चाहिए। तो करेक्ट है तो विनिंग एंड लूजिंग की दी हुई थी, एंड नॉट करेक्ट है तो फिर सेकंड सर्व है उसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट का बताया हुआ है। और अगर नॉट करेक्ट, अगर फिर करेक्ट हो गई सेकंड सर्व तो फिर आगे बताया हुआ है इफ द सेकंड सर्व goes into the correct area, his chance of winning the point is 60%. अब winning के chances 0.6 हैं और अब losing के 0.4। If neither serve goes into the correct area, Don loses the point. अगर पहली भी करेक्ट नहीं है दूसरी भी करेक्ट नहीं है तो अब लूजिंग ही लूजेंगे, अब विनिंग का कोई चांस नहीं। तो इसलिए मैंने ले गया, मैं लिखा हुआ है इफ नीदर सर्व गोज इन द करेक्ट एरिया, पहली भी नॉट करेक्ट हुई दूसरी भी नॉट करेक्ट हुई, डॉन लूजेस द पॉइंट। अब मैंने लिखा लूजिंग, लूजिंग तक मैं ले गया और लेकिन मैंने 1 लिखा, वरना तो मैं ब्रांच दो ब्रांचेस बना रहा था ना। अब मैंने एक ही ब्रांच बनाई है और मैंने कहा ये कंफर्म एक ही बनेगी और वो है लूजिंग वाली, कंफर्म वो लूज हो जाएगा, 100% चांसेस है इसके। अब मुझे पहले ये बताएं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो मैंने ट्री डायग्राम पार्ट 1 में बनाया है जिसमें 4 मार्क्स मुझे अवार्ड हुए हैं, क्या ये आपको समझ आ गया मैंने कैसे बनाया है? आर यू ऑल क्लियर विद दिस ट्री डायग्राम? यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक रोक लें, क्योंकि ट्री डायग्राम बन जाता है तो आगे सवाल आसान है। लेकिन पहले ये कंफर्मेशन जरूरी है कि क्या ट्री डायग्राम सबको समझ आ गया। हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तकरीबन समझ आने के चांसेस हैं, फिर भी मैं एक कंफर्मेशन ले लेता हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, सही है, कोई मसला नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सबको क्लियर है। पार्ट 2 पे आते हैं। यूजिंग योर ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट। एक दफा जो ट्री डायग्राम बन गया तो बस सवाल आपके कदमों में है इंशाल्लाह। एक दफा जो ट्री डायग्राम बन गया तो अब सवाल आपके कदमों में है और सवाल को करना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो यूजिंग योर ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट। डॉन लूज कर गया पॉइंट। ट्री डायग्राम को देखते हुए प्रोबेबिलिटी निकालें कि डॉन लूजेस द पॉइंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट। क्या चांसेस है कि डॉन लूज कर जाए? कोई बताए मुझे, माइक ऑन करके बताए कौन बता रहा है। रेज हैंड करें और मुझे बताएं कौन आंसर देना चाहता है इसका। ऐसे सवाल तो हम करते थे ना ओ लेवल्स के अंदर, ये तो कोई नई चीज नहीं है ना। तो एग्जैक्ट ओ लेवल्स या आईजीसीएसई वाली चीज है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट, जी कैसे निकालेंगे? ये ट्री डायग्राम के सामने। सही है भाई, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ईशान माइक खोल के जरा बता देना वो पॉसिबिलिटीज। क्या मसला है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होंगी? गलत नहीं होंगी इंशाल्लाह, सही होंगी। कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। Okay, यस। so if um it goes in the correct area, but then Dawn loses the point. So ओके, CL, 1 आउटकम, वेरी गुड। and then if it goes in the wrong area and then goes in the correct area and then um he loses the point. वेरी गुड, परफेक्ट। And then the last one is if it goes in the wrong area and then goes in the wrong area again and then they loses the point. परफेक्ट ईशान, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा था, मैंने कहा अब ये आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो पार्टिसिपेशन हो जाते हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू ईशान फॉर द पार्टिसिपेशन एंड इट वाज परफेक्ट। यू हैव
highlighted all the three outcomes correctly. 3 possibilities हैं, CL, C0, CL, C0, C0, L. मतलब correct area and then losing, first serve not correct, then second serve correct and then losing, first serve incorrect and second serve incorrect and then automatically losing. तो ये 3 आउटकम्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए पार्ट नंबर 2 में. CL, C0, CL एंड C0, C0, L. तो बेसिकली आपने जब लूजिंग की बात की थी, आपने लूजिंग को पकड़ लेना. एल कहाँ कहाँ नजर आ रहा है. आसान हल ये होता है. आपको एल यहाँ नजर आ रहा है, आपको एल यहाँ नजर आ रहा है, आपको एल यहाँ नजर आ रहा है. अब इसके रूट्स तक पहुंच जाए आप. या इस एल के रूट्स तक पहुंचने के लिए आपने ये वाला रास्ता लेना है. ये जड़ तक आ गए आप, यहाँ आप आए तो आप यहाँ जड़ तक आ गए, यहाँ आके जुड़ना है. यहाँ भी आप यहाँ आए, यहाँ आए और फिर जड़ तक आ गए. तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं बेसिकली आपको नजर आ रही है. 1, 2 और 1, 2 और 3. मैंने एल से शुरुआत कर ली. ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लूजिंग को उठा लें, एंड वाली चीज एल देख लें और फिर वहां से हम आउटकम्स बना लें. तो CL, C0, CL एंड C0, C0, L. तो CL जो है वो 0.65 इंटू 0.1, C0, CL जो है वो 0.35, 0.8, 0.4 और C0, C0, L जो है वो 0.35, 0.2 एंड 1. ये आपके तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.247 आ रही है और मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है जिसको आपने राउंड ऑफ भी नहीं किया हुआ. जी बिल्कुल ये एग्जैक्ट है 0.247. इसमें कोई राउंडिंग ऑफ की जरूरत नहीं. राउंडिंग ऑफ की अगर जरूरत पड़ती ना तो फिर आप 5SF में आंसर पहले लिखते फिर 3SF में लिखते, क्योंकि अगर आगे उस पार्ट को इस्तेमाल किया जा रहा होता तो फिर 5SF वर्जन लेना पड़ता. तो ये पार्ट 2 मुकम्मल हो गया. अब पार्ट 3 की बात करते हैं. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अच्छा अब देखें, ये वर्ड कंडीशनल आपको पता है हर जगह नहीं लिखा हुआ होता, कहीं कहीं ये कंडीशन का लफ्ज लिख देता है. बट सवाल का सिनेरियो खुद मुझे बताता है चीख चीख कर. प्री रैंक वाले जितने सवाल होते हैं ना उसमें तो आपको नजर आ ही जाता है कि वो कंडीशनल का सवाल पूछता है. उसका अंदाज ही ऐसा होता है कि पहले वो कंडीशन बयान करता है फिर वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, या पहले प्रोबेबिलिटी पूछता है और एंड में कंडीशन बताता है. तो इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स, ये कंडीशन का लफ्ज ना भी लिखता, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व व्हेन द करेक्ट एरिया गिवन दैट. अच्छा अक्सर गिवन दैट लिखा हुआ होता है वैसे तो, लेकिन ये गिवन दैट ना भी लिखा हुआ हो, ये बोले डॉन loses the point, find the probability that Don's first serve went to the correct area. अब जो पहली लाइन है ना जिसमें उसने लिखा है डॉन loses point, इसका मतलब है इसने एक बात बता दी कि ये हो चुका, डॉन हार चुका है. अब जो डॉन हार चुका है तो उस हारने में क्या चांसेस थे कि वो पहली सर्व करेक्ट एरिया में करवाने के बाद हारा हो. देखिए ना, पहली सर्व करवाने के बाद करेक्ट एरिया में जाने के बाद हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 इंटू 0.1 है. पूरे सैंपल अगर मैं 0.65 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे सैंपल में क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. बट लूजिंग के सिनेरियोज में से इसकी क्या वेटेज है ये निकालने के लिए कंडीशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहती है प्रोबेबिलिटी की भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि गिवन कंडीशन की अपनी भी एक प्रोबेबिलिटी है जिसको डिनोमिनेटर में लिया जा रहा है. उस डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी आई है उसी के अंदर भी उसी उसी प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ आउटकम्स अलग अलग है ना. उस प्रोबेबिलिटी को निकालने में भी मल्टीपल आउटकम्स नहीं है जो डिनोमिनेटर में आई. उन मल्टीपल आउटकम्स में से उन स्पेसिफिक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है जो एग्जामिनर मांग रहा है. तो कॉन्सेप्ट में ये कहता हूं कि गिवन कंडीशन की बेसिस पर जितने आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर बनेंगे, गिवन कंडीशन की बेसिस पर जितने आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो एग्जामिनर ने जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगी है, उस इवेंट को देखते हुए डिनोमिनेटर में जो आउटकम्स लिखे हैं उन्हीं में से कुछ ऊपर आ जाएंगे. देखिए एक तो फॉर्मूला वाला मेथड है कि फॉर्मूला लिख लिख कर करो. जैसे यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व वेंट टू द करेक्ट एरिया. लिखना कितना मुश्किल है, मैंने तो बाहर लिख दिया. प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट करेक्ट गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट. अब फॉर्मूला के मुताबिक फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग पॉइंट की इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग नीचे आ जाएगी. जो मैंने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बताई है वो पहले मैंने अप्लाई करवाई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सर्व वेंट टू द करेक्ट एरिया गिवन दैट
डॉन लूजेस द पॉइंट। तो फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग ऊपर, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग 0.65 इंटू 0.1 ऊपर, एंड लूजिंग नीचे। अब लूजिंग का पार्ट 2 में वो निकलवा चुका है। अच्छा, अगर तो ये पार्ट 2 होता ही नहीं, डायरेक्ट पार्ट 3 होता, तो पार्ट 3 4 से 5 नंबर का होता, क्योंकि ये पार्ट 2 में जिस चीज के इसने 3 नंबर दिए हैं वो भी मुझे पार्ट 3 में करना पड़ता, तो फिर ये 3 और 2 5 हो जाते। लेकिन अगर ये मार्क कट डाउन करना चाहता तो ये 4 भी कर सकता था या 5 भी दे सकता था। तो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जो मुझे लेना था वो तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में निकलवा चुका है, तो इसीलिए मेरे मार्क्स पार्ट 3 में कम है। तो कह रहा है, अच्छा मैं फॉर्मूला देख रहा था, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग ये न्यूमरेटर में आएगा, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग 0.65 इंटू 0.1 ये न्यूमरेटर में आएगा, और लूजिंग की तमाम पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगी। तो लूजिंग के 3 सिनेरियोज जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, ये वाले, ये तीनों जो है डिनोमिनेटर में आएंगी। पहले फॉर्मूला के मुताबिक चल रहा हूँ, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग ऊपर, एंड लूजिंग की प्रोबेबिलिटी नीचे, और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में निकल चुकी थी तो वो मैं डायरेक्ट ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, पार्ट 2 में जो आंसर आया था वो मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ले ली, और फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग मैंने आपको बताया था, फर्स्ट करेक्ट एंड लूजिंग जो है 0.65 इंटू 0.1 है वो ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला के मुताबिक मैंने ये लिखा और फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद। अच्छा, अब मैंने ये बात बताई कि इस तरह से फॉर्मूला का लिखना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट एसेंशियल या नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिखें, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल काम कर सकते। अब सोचे ना, पार्ट 2 भी ना हो, डायरेक्ट पार्ट 3 पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे ध्यान में रखें, तरीका घुसा दें। नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, लिखना चाहते हैं लिखे, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेड नहीं है कि वर्किंग में आप इतना वर्किंग करने के लिए आप फॉर्मूला लिखो, फिर टाइम लगता है इसमें भी। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल काम करो, एग्जामिनर को तो असल में ये देखना है और उसको ये चाहिए आंसर, और वर्किंग में ये चाहिए। अगर ये सही है तो फिर आपके मार्क्स पूरे हैं। तो अब मैं क्या करूं, याद रख लें हम बात, जब भी गिवन दैट के बाद जो चीज लिखी होती है ना, तो गिवन दैट की बेसिस पर जितने आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे नीचे आते हैं। गिवन दैट की बेसिस पर जितने आउटकम, गिवन दैट वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन की बेसिस पर जितने आउटकम्स होते हैं वो नीचे आते हैं, और जो आउटकम्स नीचे आते हैं उन्हीं में से कुछ ऊपर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो नीचे आते हैं उन्हीं में से कुछ ऊपर आते हैं। लिख लिया करें ये बातों को अपने उर्दू में, अंग्रेजी में, द आउटकम्स विच वी टेक इन द डिनोमिनेटर, फ्रॉम दोज आउटकम्स ओनली वी टेक सम आउटकम्स इन द न्यूमरेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऊपर ऐसा आउटकम आ जाए जो नीचे ना हो, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि कंडीशन की बेसिस पर जो आउटकम्स आए उन्हीं में से कुछ आउटकम्स ऊपर भी आ रहे हैं। तो नीचे 3 आउटकम थे, सी एल, सी नॉट सी एल एंड सी नॉट सी नॉट एल। करेक्ट एंड लूज, नॉट करेक्ट, करेक्ट एंड लूज, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट एंड लूज। अब गिवन कंडीशन की बेसिस पर जितने आउटकम्स नीचे आते हैं उन्हीं में से कुछ ऊपर आते हैं। तो अगर नीचे 3 है तो ऊपर 1 भी आ सकता है, ऊपर 2 भी आ सकता है। तीनों तो नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है, जितनी कंडीशन है जो नीचे आ गया ऊपर तो नहीं आ सकता, वरना तो 1 आ जाएगा आंसर। तो गिवन कंडीशन की बेसिस पर जो आउटकम्स होंगे उन्हीं में से एक या कुछ, एक से ज्यादा, बट सारे नहीं, उन्हीं में से कुछ आउटकम्स ऊपर आएंगे, जो नीचे आएंगे उन्हीं में से कुछ ऊपर आएंगे। तो जो नीचे आ रहे हैं उनमें से कुछ ऊपर कौन से वाले आ रहे हैं उसके लिए देखना है, निकालना क्या है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व एंड द करेक्ट एरिया। तो ऊपर क्या लेना है उसके लिए इसने ये बात बता दी, गिवन दैट की बेसिस पर जो आया वो सारे आउटकम नीचे, और जो ये इसने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट बयान की है उसको देखते हुए कुछ आउटकम्स ऊपर। तो अब मुझे बताएं, पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाए, इन तीनों को देखें, क्या यहाँ पहली सर्व करेक्ट एरिया में गई है? हाँ गई है। क्या यहाँ पहली सर्व करेक्ट एरिया में गई है? नहीं गई। क्या यहाँ पहली सर्व करेक्ट एरिया में गई है? बस पहली को देखें ना, पहली को देखें बस, पहली करेक्ट एरिया में यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई है, नहीं गई, यहाँ गई है, नहीं गई। जब पहली सर्व करेक्ट एरिया में सिर्फ एक ही आउटकम में गई है तो फिर एक ही आउटकम ऊपर आ जाए, एक ही आउटकम ऊपर आ जाए, अब वो है सीएल वाला। तो सीएल वाला मैंने ऊपर ले लिया, बाकी 3 नीचे ले लिए, डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। अब ये इन तीनों का सम क्योंकि पार्ट 2 में आया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट उठा लिया, और सीएल मैंने निकाल लिया, डिवाइड करके आंसर दे दिया। जनाब कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया इस सवाल को, फॉर्मूला से भी समझा दिया,
गले की बैंड भी बजवा दी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझवा दिया। तो मुझे जरा बताएं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बोल बोल के ना बाजू का गले में दर्द हो जाता है, गला वैसे ही मेरा बैठा हुआ है आजकल, फिर भी दिल होता है कि बस जान मारी जाए। अच्छा देखिए, आंसर 5/19 आ रहा है वैसे, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 5/19। आप भी 5/19 ही दें, कोई जरूरत नहीं है डेसिमल में करने की। बट अगर कोई राउंड ऑफ करता है, उसको बहुत दिल चाहता है, जो कि जरूरत नहीं है मैंने कहा, तो वो डेसिमल में देगा तो 3 में देगा, तो 0.263 बनेगा। इससे कम एक्यूरेसी पे मार्क कट जाएगा। इसलिए मार्क्स कटवाने की होशियारी करने की जरूरत ही नहीं, आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दें। 5/19 बेस्ट अप्रोच है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 सबको समझ आ गया, एक्नॉलेज दे दें, जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट कर दें, ताकि फिर हम एक्सप्लेनेशन को मजीद आगे ले जाके खत्म की तरफ ले जाएं इंशाल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, नोट भी कर लिया है। एग्जाम्पल 3 पहले हो चुका था, अब हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे, जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया। तो आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, डिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेटेड एक चीज़ तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात आपको बताई, कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम कर रही, कंडीशन का फॉर्मूला काम ही तब करता है जब इवेंट्स डिपेंडेंट हो, सही है ना। अब जब डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, जिसमें मैंने खासकर लिखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कोई सवाल अगर आता है, मिसाल है जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवालात में, तो उस केस में हम जो है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड 1 और एक मेथड 2, दोनों से हम सवाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 7 रेड एंड 5 ब्लू balls, 5 balls are selected at random, find the probability that exactly 3 of them are red। देखिए 7 रेड हैं, 5 ब्लू हैं, 5 लेनी है, और एग्जैक्टली 3 रेड है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड 2 की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, विच इज ऑलवेज एप्लीकेबल। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अप्रोच है वो हमेशा एप्लीकेबल है, एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वी यूज परम्यूटेशन टू मेक आवर वर्क इजी। अब ये जो बात है ये भी आपको बतानी है। तो मेथड नंबर 2 जो है ना, ऑलवेज एप्लीकेबल है। बच्चा पूछे था मेथड 2 ऑलवेज एप्लीकेबल है तो मेथड 1 की तरफ क्यों जाए? इसलिए क्योंकि मेथड 2 की वजह से बाज़ औक़ात मेथड 2 में वर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मेथड नंबर 1 हमारी वर्किंग को बहुत शॉर्ट कर देता है। तो इसीलिए मेथड नंबर 1 भी सिखाया जाता है, ताकि जो है वो शॉर्टकट लग सके। आप हमेशा मेथड 2 लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, मना नहीं है, बट मेथड नंबर 1 भी बहुत काम की अप्रोच है, जो काम को बहुत आसान और शॉर्टकट बना देती है। बट मेथड 1 की कुछ लिमिटेशन है कि वो हमेशा नहीं लगता। तो वो कब लगता है कब नहीं लगता, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अब मेथड नंबर 2 जरा देखते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। दिस मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, वो कह रहा है 5 बॉल्स ली हैं, 3 रेड है। हम क्या करेंगे आपको पता है? हम कहेंगे 3 रेड है, रेड रेड रेड, और बाकी हम कहेंगे 2 नॉट रेड। अच्छा, क्योंकि यहाँ सवाल में ना खाली रेड एंड ब्लू है, तो नॉट रेड का मतलब ब्लू ही है। लेकिन कुछ 5 रुपए के सवाल आते हैं, उसमें वो बताता है कि 6 येलो हैं, 4 ग्रीन है। अब अगर हम वो ऐसे सवाल में जब वो बात करता है ना, 3 of them are red, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई 3 तो रेड है लेकिन बाकी 2 क्या है? तो बाकी दो, दोनों येलो भी हो सकती हैं, एक येलो एक ग्रीन भी हो सकती है, एक येलो एक ऑरेंज भी हो सकती है, इतने सारे कलर्स होते हैं, 5-6 के बच्चा उसी में घूम जाता है। तो मैं यहाँ एक आसान बात बताता हूँ, कि आपको जितने भी कलर्स दिए हो, 5 कलर्स दिए हो, 10 कलर दिए हो, आपने घूमना नहीं। जिस चीज की एग्जामिनर बात कर रहा है वो एक कैटेगरी, और उसकी ऑपोजिट दूसरी कैटेगरी। तो अगर वो बात कर रहे हैं 3 रेड की, तो 3 रेड, रेड एक कैटेगरी हो गई, या नॉट रेड दूसरी कैटेगरी हो गया। नॉट रेड के अंदर सारे बाकी कलर्स आ गए। तो अगर आप बाकी कलर्स को अलग अलग कंसीडर करेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, 7 रेड है, 5 ब्लू है, 6 येलो है, एंड 4 ग्रीन। अब अगर मैं बात करता हूँ कि
रेड वाले जो है 7 है ना, 7 रेड है, तो नॉट रेड वाली पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 5 6 11, 11 4 15, तो 15 नॉट रेड हो जाएंगे। बस आपने 7 रेड एंड 15 नॉट रेड को मद्देनजर रखना है। अगर वो ब्लू की बात करता है तो ब्लू एंड नॉट ब्लू, तो ब्लू हो गए, ब्लू 5 हो गए, नॉट ब्लू हो जाएंगे 7 6 13, 13 4 17, 17 हो जाएंगे, 17 नॉट ब्लू हो जाएंगे। तो जिसकी बात कर रहा है वो और उसका ऑपोजिट एक कैटेगरी होगी, तो दो ही कैटेगरी बना के काम करना है। तो इसीलिए यहाँ नॉट रेड का मतलब खैर ब्लू ही है, ट्रिपल आर डबल बी, लेकिन आप उसको आर नॉट करके कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेड के चांसेस क्या है, अब मैं आपके सामने वर्किंग ले आता हूँ। आर 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 बी बी। अब रेड थी कितनी भाई बॉल्स, 7 रेड थी, तो 7 रेड, 7 रेड है, तो 7/12, रेड की चांसेस 7/12 है। 6 रेड है, तो क्योंकि एक रेड निकाल ली तो अब अगली रेड निकालने के लिए 6 रेड बची होंगी और टोटल 11 हो चुकी होंगी विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये बात भी पता है। 7/12 इंटू 6/11, फिर रेड। सब यहाँ पर जो ब्लू लिखा हुआ है इसके आगे मैं ऐसे ही ग्रीन में लिख भी देता हूँ, इसका मतलब आर नॉट है, नॉट रेड वाली बात हो गई, ताकि आपके जहन में ऑल्टरनेटिव भी जहन में रहे। सही है, क्योंकि या तो है ही दो कलर्स तो मसला नहीं है, लेकिन जब वैसे ज्यादा कैटेगरी हो तो आपने इस तरह से लेना है। बल्कि मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, मेन में ही लिख देता हूँ, बल्कि इसको ज्यादा लंबी करते ही नहीं है। तो ये आर नॉट हो गया और ये आर नॉट हो गया, क्योंकि ये और आर नॉट का यहाँ मतलब जो है वो ब्लू ही है, लेकिन वैसे इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैंने आर और आर नॉट की कैटेगरीज को बना लिया। तो रेड है 7/12, फिर रेड 6/11, फिर रेड 5/10, और फिर नॉट रेड मतलब इस केस में खाली ब्लू ही है तो 5 है, तो 5/9 एंड फिर 4/8। अब ये तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया। अब यहाँ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को तो इसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर रेड। बट कौन सी रेड है भाई, पहली 3 रेड है फिर 2 ब्लू है, या आखिरी 3 रेड है, इसने ऐसी कोई बात तो स्पेसिफाई नहीं की। जब उसने कहा ना कि एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर रेड, एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर रेड, जब ये बात इसने कही तो उसने ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया। तो ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं हुआ तो अलग अलग ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, ट्रिपल आर डबल बी या ट्रिपल आर एंड दो नॉट आर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। अब ये कैसे सोचेंगे आप, आर आर नॉट आर, आर नॉट आर, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो खुद सोचने जाएंगे ना परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए इसका शॉर्टकट ये बताया जाता है कि यहाँ परम्यूटेशन की स्किल इस्तेमाल होती है। अब आप बोलो सर यहाँ क्या अरेंजमेंट की बात आ गई, तो यहाँ ये है कि ये क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है निकालने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, तो कितने वेज में ये अरेंज हो सकता है मुझे ये निकालने के लिए मैंने जो है फैक्टोरियल को इस्तेमाल किया। ये मैंने लिखा है व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज then how many possibilities are there altogether, to find that we use permutations to make our work easier। परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि काम आसान हो जाए। तो हमने परम्यूटेशन की स्किल हमें सिखाती है कि 3 आ रहे हैं और 2 नॉट आ रहे हैं, तो ये 5 हो गए, तो 5 फैक्टोरियल वेज में आगे पीछे हो सकते हैं। और इसमें 3 आर रिपीटेड है तो 3 आर की वजह से 3 फैक्टोरियल डिवाइड, और 2 नॉट आर या 2 ब्लू कह लें, या वैसे ज्यादा कलर्स होंगे तो फिर मसला होगा, तो इसलिए 2 नॉट आर की बात करते हैं। 2 आर कॉम्प्लीमेंट सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल, और जो रिपीटेशन है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड। तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो है वो आउटकम्स बन गए। अच्छा, इस क्योंकि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है ना, एनसीआर इज आर फैक्टोरियल, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल ये पूरी कैलकुलेशन है, ये बेसिकली एनसीआर के बराबर होती है। तो इसलिए मार्किंग स्कीम अक्सर इसकी जगह 5C3 भी लिखती है। सही है, 5C3 का लिखना ना आगे बाइनोमियल एक टॉपिक है उसके अंदर भी हम बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ सक्सेसेस के ऊपर कि 5 में से 3 सक्सेसेस हैं, तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आता है। अभी के लिए ये समझने ये नहीं लिखने की जरूरत है, खाली यही लिखना काफी है, यही लिखना चाहता है, यही लिखवाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बता दिया कि मार्किंग स्कीम में बाज औकात ना इसने ये नहीं लिखा होता, ये लिखा हुआ होता है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसने क्यों लिखा हुआ है।
आप बस ये समझ लीजिएगा कि ये जो जो इसका आंसर है ना, वही 5C3 का आंसर है, लिहाजा एग्जामिनर 5C3 लिखना पसंद करता है, और हम कॉन्सेप्चुअली जो है वो इस चीज को लिखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये डिफरेंट नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए कि आखिर ये कितनी दफा ये काम हो सकता है, कितने वेज में हो सकता है, तो वो वेज क्योंकि बहुत ज्यादा बन रहे थे, तो परम्यूटेशन की स्किल मुझे बता देगी कि कितने वेज बन रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये मतलब ये परम्यूटेशन यूज कर रहा हूँ, और मेरा आंसर आ रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में 175.396। क्या डेसिमल में करने की जरूरत है भाई? नहीं जरूरत, यही आंसर छोड़ दे। बट अगर डेसिमल में कर रहे हैं तो फिर 3SF में आंसर देंगे, और वो 0.442 होगा। ये हो गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, तो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे ऑर्डर स्पेसिफाइड हो या ना हो, कुछ भी स्पेसिफाइड हो कुछ भी ना हो, ये लग सकती है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं तो परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी देखें वर्किंग अच्छी खासी होती है। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो है मेथड नंबर 1। मेथड वन कहता है कैलकुलेशन यूजिंग कॉम्बिनेशंस। दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट स्पेसिफाइड। इसकी लिमिटेशन है, कॉम्बिनेशन वाली जो अप्रोच है इसकी लिमिटेशन ये है कि एक तो ये हमेशा नहीं लगता। दिस मेथड इज कैन ओनली बी यूज व्हेन द क्वेश्चन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। सिर्फ तब लगता है जब सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट हो और ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड ना हो। This method can only be used when the question is without replacement and the order of selecting objects is not specified. और ऑर्डर स्पेसिफाइड ना हो मतलब यहाँ उसने बताया ना 3 रेड है, ये बता देते ना फर्स्ट 3 आर रेड, 5 balls are chosen at random, find the probability that exactly 3 of them are red and the 3 red are the first 3 amongst the 5 chosen। मिसाल है, कोई ऐसी बात स्पेसिफाई करता, तो ऑर्डर स्पेसिफाई कर देता ना, तो फिर मैं नॉर्मल अप्रोच ही लेता, आर 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 एंड नॉट आर नॉट आर, वो एक ही आंसर होता, फिर मुझे यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर मेरा एक ये आंसर आ जाता। बट कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच जो हम सीखने जा रहे हैं अभी, वो वो हर वे में आंसर दे रही होती है, तमाम पॉसिबिलिटीज का आंसर देती है, कि तमाम ऑर्डर को वो लेती है। तो अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता, और ये लगता भी तब है जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो। देखें विदाउट रिप्लेसमेंट था तभी ये डिनोमिनेटर कम होता जा रहा था। अब अगर वो कहता ना 5 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, तो 5/7/12, फिर 7/12, फिर 7/12, तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली नॉर्मल अप्रोच ही लगती, फिर कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता था। तो कॉम्बिनेशन लगाने के लिए जरूरी ये है कि सवाल नंबर 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो और ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड ना हो। ये दोनों बातें बहुत जरूरी, विदाउट रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ऐसे अभी कैसे पता चले विद या विदाउट? या तो नहीं लिखा उसने, तो जब वो कुछ ना लिखे ना तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, याद रख। 5 balls आर सेलेक्टेड, कुछ ना लिखा हो इसका मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है इसका मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये लिखा हुआ है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन इट वुड मीन दैट द क्वेश्चन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। एग्जामिनर इज बाउंड टू राइट विद रिप्लेसमेंट। अगर वो चाहेगा विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल तो वो लिखेगा, कुछ ना लिखे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट विदाउट होता है। इफ द क्वेश्चन इज विद रिप्लेसमेंट ओनली मेथड 2 विल बी एप्लीकेबल। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो मेथड 2 लग सकता है, कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच नहीं लग सकती। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट अगर स्पेसिफाइड हो जाएगा, पहली 3 रेड हैं या बीच वाली 3 रेड हैं या आखिरी 3 रेड हैं, तो ऑर्डर स्पेसिफाई हो गया तो भी मेथड 2 ही लग सकता है, ओनली मेथड 2 विल बी एप्लीकेबल। तो मेथड 1 के लिए जरूरी है, कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच के लिए, कि विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो, कुछ भी ना लिखा हो तो भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो भी लग सकता है, और ऑर्डर के बारे में कोई बात एग्जामिनर ने सवाल में ना की, ऑर्डर के बारे में कोई जिक्र ही ना हो, बस सिर्फ इतना कहो ये तादाद है, इतनी रेड है, इतनी नहीं है, ये बताया मत हो नहीं हो कि कौन सी 3 रेड है। तो ऑर्डर अगर स्पेसिफाइड ना हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो ये लग सकता है। इसे लगता कैसे? बहुत आसानी से लगता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नीचे आ जाते हैं और रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है 5 बॉल्स निकाली, तो टोटल कितनी थी? 12। तो 12 में से 5 बॉल्स की कॉम्बिनेशन टोटल बनते कितने हैं? 12C5 बनते।
12C5 बनते हैं। और 7, अब वो कह रहा है 3 रेड है, तो 7 रेड थी टोटल, उसमें से 3 रेड ली हैं, तो 7C3, 7 में से 3 रेड निकालने के इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और 5 ब्लू है, 5 में से 2 ब्लू निकालने के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 5C2। तो 7C3 इंटू 5C2 अपॉन 12C5। समय इसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी बताने चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये एक्नॉलेजमेंट लूंगा कि ये बात समझ आई, उसके बाद फिर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें अच्छे अच्छे A स्टार वाले भी फंस जाते हैं जिस ट्रैप में। मैं चाहूंगा कि आप उस ट्रैप में ना फंसे, इसलिए मैं उस लेक्चर में आपको यहाँ कम्युनिकेट कर दूंगा, लेकिन आगे जाके मजीद सवालात की प्रैक्टिस में भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बट मैं जो बात बता रहा हूँ जरा वो गौर से सुनिएगा। पहले मुझे ये बताएं, ये बात समझ आ गई क्योंकि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नीचे लेने हैं, तो टोटल बॉल्स क्योंकि 12 हैं और उसमें से 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, तो 12C5 टोटल कॉम्बिनेशन नीचे आ गए। और क्योंकि वो कह रहा है 3 रेड है, तो 7 में से 3 रेड होंगी तो 7C3, एंड 5 में से 2 ब्लू होंगी तो 5C2, ताकि 3 रेड और 2 ब्लू मिला के 5 मुकम्मल हो जाए। 7C3 इंटू 5C2 अपॉन 12C5। अच्छा, अब यहाँ पर कोई फैक्टोरियल का चक्कर नहीं है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में फैक्टोरियल लेने के बाद अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए, कितने वेज हैं। बट ये कॉम्बिनेशन वाला जादू ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली सारे वेज कंसिडर कर लेता है। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का जादू ये है कि ये ऑटोमेटिकली सारे वेज खुद कंसिडर कर लेता है, मुझे नहीं कंसिडर करने पड़ते अलग से, ये सारे वेज खुद से कंसिडर कर लेता है। इसीलिए मुझे आगे पीछे करने का सोचने का जरूरत नहीं। बट ये लगता तभी, मैंने कहा लगता तभी है जब ऑर्डर स्पेसिफाइड ना हो, तमाम ऑर्डर्स लेने हो, तभी लग सकती है कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच। और यहाँ तमाम ऑर्डर्स लेने थे, तो ये फॉर्मूला जो है, ये जो कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच है, ये सारे वेज ले लेती है। और ये चलती भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सोच पर है, इसलिए इसकी लिमिटेशन यही है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हो और ऑर्डर स्पेसिफाइड ना हो, मतलब तमाम ऑर्डर्स देने हो। तो मुझे बताएं, आप देखिए आंसर मैच करेंगे दोनों जगह से, आपका आंसर 175/396 राउंड। और वैसे तो जरूरत नहीं थी डेसिमल की, लेकिन अगर देंगे तो 0.442 दोनों जगह आएगा। मुझे बताएं, मेथड नंबर 1 भी समझ आ रहा है, और मेथड 1 मेथड 2 की एप्लीकेशन की वेज और नोट्स में जो सारी बातें लिखी हैं वो समझ में आ गई? पहले यहाँ तक बताएं, फिर मैं एक बात इसमें और एड ऑन करना चाहता हूँ। यहाँ तक मुझे पहले एक्नॉलेजमेंट दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यहाँ तक पहले एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यहाँ तक बात जो मैंने कही है वो सबको समझ आ गई है। जल्दी से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लें, एक्नॉलेजमेंट दे दें, क्योंकि फिर बस इंशाल्लाह आखिरी आखिरी सांसें चलनी है, क्लास खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गई है काफ़ी, लेकिन मैं पढ़ाता बाज़ औक़ात इतनी सारी बातें बतानी होती हैं कि टाइम लग ही जाता है। सबको क्लियर है ना? सब एक्नॉलेजमेंट दिया करें साथ साथ। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना वो बड़ी अहम है। अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक सही ढंग से पढ़ा है, तो उसमें आपने कभी कुछ सवालात करे होंगे जिसमें परम्यूटेशंस के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। तो सवाल अगर परम्यूटेशन का है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को कही जाती है, तो जिस चीज की बात हो रही है वो न्यूमरेटर में आ जाती है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे आ जाते हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए भी अक्सर वो कोई बात करता है, और उस बात की बेसिस पर अक्सर ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में नो रिस्ट्रिक्शन वाली चीज आती है। तो प्रोबेबिलिटी विद परम्यूटेशन आए, तो जिस इवेंट की बात हो रही है उससे रिलेटेड परम्यूटेशंस ऊपर और टोटल परम्यूटेशंस नीचे, जो नो रिस्ट्रिक्शन वाली चीज है। कॉम्बिनेशन के साथ जब प्रोबेबिलिटी आए, आई एम नॉट श्योर आपका एक्सपोजर अब तक रहा या नहीं रहा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो लेटेस्ट में आपको रिसेंट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस वाली अप्रोच, अगर सिर्फ प्योरली कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं ना, तो अगर आपने पास के कुछ सवाल देखें, जिसमें मेरे जहन में सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें वो ईज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ईज। मैंने उसमें बताया कि अगर 3 लेटर्स ई हैं और मुझे 3 में से एक ई लेना है, तो मैं 3C1 नहीं लिखूंगा। 3 में से 2 ई लेने हैं तो 3C2 नहीं लिखूंगा। एक ई लेना है, कोई भी ई नहीं लेना, तीनों ई लेने, 2 ई लेने, मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर मैं 3 में से एक ई लेता हूँ और मैं लिखता हूँ 3C1, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहला वाला ई आता है तो कोई और बात है, दूसरा वाला ई आता है कोई और बात है, तीसरा वाला ई आता है तो कोई और बात है। जबकि ऐसा नहीं है, तीनों ईज को मैं एक ही मानूंगा।
तीनों ईज, तो इसलिए मैं एक ई लूँ, दो ई लूँ, या क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान में रखें। क्वेश्चन 18 मैंने एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैंने पास पेपर्स में करवाया हुआ है, लेक्चर्स के अंदर मौजूद है, आई एम श्योर मैंने करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जहन में रखें, अगर किसी ने नहीं किया उसको करें। उसमें मैंने बताया कि भाई, बल्कि क्वेश्चन 18 में क्या, क्वेश्चन 6 में मैंने नहीं बताया होगा, पैक्स वाले सवाल में शायद मैंने बताया था कि एक पैक को एक कलर एक ही मानना है, चाहे उसके हजार बहुत सारे कलर भी ना हो, बहुत जगह बताया। तो वो एक ही मानते हैं उनको ना, उनको ज्यादा मानते ही नहीं है हम। तो लेकिन एक्चुअल कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं ना, तो फिर हम उसको एक ही मानते हैं। लेकिन जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, तो फिर मैं उसको कंसिडर करता। जैसे मिसाल है, मैं मिसाल कैसे दूं? मिसाल देने के लिए मुझे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवालात पे क्वेश्चन नंबर 18 पे आना पड़ेगा लगता है। देखिए ये सवाल है, how many different selections of four letters can be made from the nine letters of the word telephone if there are no e's, if there is exactly one? अब exactly one ही वाला केस देख ले। तो आप यहाँ सवाल देखेंगे, 9 लेटर्स हैं, उसमें से 3 ईज हैं और बाकी 6 दूसरे लेटर्स हैं, सही है। तो मैंने ये कहा कि जब वो एक ई की बात कर रहा है, तो एक ई के अंदर मैंने 3C1 नहीं लिया है, मैंने बस कह दिया एक ही ले लिया बस। उसके बाद बाकी 6 में से, क्योंकि मुझे 4 लेटर्स देने थे, तो बाकी 6 में से मैं 3 लूंगा। बाकी 6 में से मैं 3 लूंगा, और उन 3 में से मैं एक लूंगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। तो जब एक्चुअल कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं, तो कोई एक लेटर जो बहुत दफा होता है उसको मैं एक ही मानता हूँ, और फिर 3C1 जैसी चीज नहीं करता। बट अगर मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने को आ जाए, तो फिर मैं एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं लूंगा। ये बताना है असल। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने को आ जाए, तो फिर मैं एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं लूंगा, बल्कि मैं पता क्या करता, मुझे कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट if four letters are selected from the nine letters, find the probability that there is exactly one e। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना इसकी, तो पता है मैं क्या करता, मैं लिखता 3C1 इंटू 6C3 डिवाइडेड बाय टोटल 9 है ना, 9C4, मैं ये करता। अच्छा अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए नो रिस्ट्रिक्शन वाले पार्ट में मैंने बहुत सारे वेज लिए हैं। अब सवाल की एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं पूरी सवाल की एक्सप्लेनेशन में नहीं आना चाह रहा। तो मैंने इसमें बताया था कि नो ईज वाली पॉसिबिलिटी निकाली, वन ई वाली निकाली। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है नो ई, वन ई, टू ई या थ्री। तो क्योंकि नो ई और वन ई हमने निकाले हुए थे, तो मैंने टू ई और थ्री ई निकाल लिए, 6C2 6C1। लेकिन दो ई लिए थे, तो मैंने 3C2 नहीं लिखा था। 3 में से 2 और बाकी 6 में से 2, 3C2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये गलत हो जाता है। और 3 में से 3 है, तो 3C3 भी नहीं लिखा, डायरेक्ट 6C1 लिखा। तो 6C4 6C3 6C2 6C1 सबको ऐड किया, तो आंसर 56 आ गया। अब अगर मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ई, तो कोई बच्चा कहता कि सर वन ई वाले कॉम्बिनेशन है 20 और टोटल कॉम्बिनेशन है 56, तो 20/56 कर लेते हैं। नहीं, ये अप्रोच कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी में नहीं लगती, क्योंकि इससे वेटेज इग्नोर हो जाती। तो वन ई के साथ एक्चुअल कॉम्बिनेशन 20 है और टोटल कॉम्बिनेशन 56 है। परम्यूटेशन में यही करते हैं, एक्चुअल टोटल परम्यूटेशन जो होते हैं वो नीचे लेते हैं, और जो डिफाइंड होता है उसके मुताबिक परम्यूटेशन ऊपर लेते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशंस में एक्चुअल कॉम्बिनेशंस ऊपर लेना, और टोटल मतलब जिस चीज की बात हो रही है उसके कॉम्बिनेशंस ऊपर लेना और टोटल कॉम्बिनेशन नीचे लेना, ये नहीं करते। बल्कि क्योंकि इसमें वेटेज का शामिल नहीं होती, क्योंकि इसमें मैंने 3E का वेटेज नहीं दिखाई। तो जब इस तरह के सवाल के साथ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो फिर मुझे बाकायदा इस तरह से करना पड़ता है, 3 ईज है और 6 नॉट ईज है, और टोटल 9 है। तो मैं बोलूंगा टोटल जो 9 है, उनमें से 9 में से 9C4 और 3 ईज है, तो 3C3C1 और 6 नॉट ईज है, तो 6C3। ये कैलकुलेशन में करता। तो याद रखें, कॉम्बिनेशंस के साथ जब प्रोबेबिलिटी आ जाए कॉम्बिनेशंस के साथ, तो फिर एक्चुअल कॉम्बिनेशंस नहीं लेते।
और जब प्रोबेबिलिटी नहीं होती और सिर्फ कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं तो फिर एक्चुअल कॉम्बिनेशंस देते हैं, और एक्चुअल कॉम्बिनेशंस देने में फिर हम अगर जो रिपीटेड लेटर्स हैं जैसे इस केस के अंदर, या रिपीटेड बॉल्स हैं, सेम आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो उसको फिर हम एक ही मानते हैं। तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन के साथ जब आती है तो फिर हम एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं लेते, बल्कि हम ओवर स्टेटेड कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि 3C1 जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन को ओवर स्टेट करना है। फिर 9C4 भी तो कॉम्बिनेशन को ओवर स्टेट करना है, क्योंकि 9C4 का आंसर तो 56 से कहीं ज्यादा आएगा, 126 आंसर आ रहा है। तो जब कभी कॉम्बिनेशन एक्चुअल निकालने हो तो क्या करना है, और जब कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए 7 रेड है, 3 रेड ले रहा हूँ। अब एक्चुअल कॉम्बिनेशन के लिहाज से तो 7 में से कोई भी 3 रेड ले लें, अगर वो 3 आइडेंटिकल, यहाँ लिखा हुआ नहीं आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल, लेकिन अगर आइडेंटिकल लिखा हुआ भी होता कि 3 आइडेंटिकल है, 3 रेड आइडेंटिकल है, लिखा हुआ भी होता कि 3 रेड आइडेंटिकल है, तो सॉरी सातों रेड आइडेंटिकल है, लिखा हुआ भी होता, तो भी हम 7C3 ही लेते। लेकिन एक्चुअल कॉम्बिनेशन बनाने में तो कोई भी 3 आ जाए यार, एक जैसी तो है, 7C3 क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लिहाजा प्रोबेबिलिटी में वेटेज दिखाना जरूरी है, लिहाजा कॉम्बिनेशन के साथ जब आए तो आइडेंटिकल हो या नॉट आइडेंटिकल हो, इससे मैटर नहीं होता, हमें इसी तरह काम करना पड़ता है। ये वो बात है जो आपको आगे कहीं तंग कर सकती है पास पेपर्स में, खासकर ईयरली पास पेपर्स के दौरान। तो ये बात मैंने लॉक कर दी। मुझे बताएं, बात समझ आई है? बहुत मेहनत लगी है इस पे भी, इसकी भी एक्नॉलेजमेंट दे दें। तो परम्यूटेशन विद प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डीलिंग होती है। नॉर्मल तरीके से जो परम्यूटेशन आते हैं, या प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में जो परम्यूटेशन आते हैं, वो न्यूमरेटर में उसी तरह लेते हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल नो रिस्ट्रिक्शन वाली चीज आती है। बट कॉम्बिनेशन, नॉर्मल कॉम्बिनेशन का टोटल निकालना हो या स्पेसिफिक कुछ निकालना हो तो भी बड़े मोहतात होते हैं। रिपीटेड अगर ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फिर हम उसको एक ही मान रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी के साथ आते हैं तो फिर हम बड़ा बिंदास होकर काम करते हैं, फिर हमें उसकी रेपिटेशन के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत आसानी से काम करते हैं। तो कॉम्बिनेशन के साथ जब प्रोबेबिलिटी आती है तो फिर हम एक्चुअल कॉम्बिनेशन पे काम नहीं करते, बस ये जहन में रखिएगा और अपने पास लिख भी लीजिएगा। बाकी ये नोट भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। बस आखिरी चीज है पॉसिबिलिटी डायग्राम, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली जब दो फेयर डाई फेंकी जाती हैं या कुछ होता है तो हमें घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि ओ लेवल्स में तो IGCSE में पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया हुआ होता था, हमें भरना होता था। यहाँ अक्सर सवालात में पॉसिबिलिटी डायग्राम अगर ना बनाए तो बहुत सोचना पड़ जाता है, तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के सोचना बहुत आसान हो जाता है। सब बाज़ औक़ात पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के वर्किंग बहुत लंबी भी हो जाती है, और बगैर बनाए भी हम काम कर सकते हैं। तो हमें जज करना है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के आसानी है या बगैर बनाए आसानी है। लेकिन एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि घंटी कब बजनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी डायग्राम यहाँ बन सकता है। तो when an experiment is more complex, constructing a possibility diagram may be helpful. A possibility diagram shows all the possible outcomes of the given experiment. तमाम possible outcomes possibility diagram बताता है। It can sometimes simplify a work if you draw a possibility diagram to show all possible outcomes clearly. करते क्या है भाई, examples क्या हैं experiments के? Tossing two coins together or tossing the same coin twice. एक ही coin को 2 दफा फेंका, ये 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया, टॉसिंग द 2 कॉइन्स टुगेदर और टॉसिंग द सेम कॉइन ट्वाइस, या रोलिंग 2 फेयर डाइस टुगेदर और रोलिंग द सेम डाई ट्वाइस। अच्छा, 2 कॉइन्स को फेंकना एक साथ, या एक ही कॉइन को 2 दफा फेंकना, या 2 डाइस को फेंकना, या एक ही डाई को 2 दफा फेंकना, ये एक ही बात होती है। नोट द पॉसिबिलिटी डायग्राम विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट डिफाइंड इन द क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी डायग्राम बनता है और उसको भरने का तरीका होता है, उसको भरने के लिए सवाल में जो लिखा होता है उसको फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात कहता है डिफरेंस है, बाज़ औक़ात कहता है सम है। तो मैंने एक मिसाल ले ली ताकि बात समझ आ जाए। 2 fair dice are thrown together and the numbers on the sides which land face down are added together. दोनों में जो नंबर आया उसको ऐड कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। अब क्योंकि हर जगह सम की बात हो रही है, कहीं प्रोडक्ट की बात होता है तो प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना पड़ता, लेकिन अगर सिर्फ सम की बात हो रही है तो हमने इस पूरे को सम की बेसिस पे भरा। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ पार्ट्स में सम है, कुछ में प्रोडक्ट है, तो फिर हमें ये भरेंगे नहीं हम, बल्कि सिर्फ सोचेंगे इस्तेमाल करके भाई कहाँ सम सम इन 36। अच्छा, आउटकम्स कितने बनेंगे टोटल, ये भी आपको बताया था पहले भी। पहले डाई में 6 आउटकम्स हैं, दूसरे डाई में भी 6 आउटकम्स हैं, 6 टाइम्स 6, टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। खैर यहाँ क्योंकि सब में सम की बात हो रही है तो मैंने सम निकाल लिया। 1 और 1 का सम 2 है, 1 और 2 का सम 3 है, और 1 और 3 का सम 4 है, 6 और 2 का सम 8 है। मैंने पूरा भर दिया।
कह रहा है सम इज 7, 7 होने के चांसेस है 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6। सम इज लेस देन 4 का मतलब ये 3 होगा, 3/36, 1/12। सम इज एटलीस्ट 8, एटलीस्ट का मतलब होता है 8 या उससे ज्यादा, 8 या उससे ज्यादा वाले आउटकम्स ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आउट ऑफ 36। सम इज अ प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 से जाता है। 2 से स्टार्ट होते हैं तो 2, फिर ये 2 3 हो गए, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है। ये 15 हो गए तो 15 आउट ऑफ 36 सिंप्लीफाइड टू 5/12। सही है जनाब। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल मुकम्मल हो गया पॉसिबल डायग्राम का। यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई। एलएमएस पर आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और साथ ही साथ पास्ट पेपर्स के सवाल भी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। पास्ट में जो पास्ट पेपर्स के सवाल करवाए हुए हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई हुई है, कुछ सवाल शुरू में स्ट्रेट करवाए हुए होंगे समझाने के लिए, तो आपको लेकिन सोल्यूशंस नहीं देखने, आप पहले सवाल को ट्राई करें, पहले 4 सवाल ट्राई करें, फिर 4 सवाल की एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डिंग्स देख लें, चाहे हो या ना हो, दोनों केसेस में रिकॉर्डिंग सुन लें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए चीज़ें। और उसके बाद फिर जो है इस तरह सवाल करते जाएं, जहाँ फंसे वहाँ जो है रिकॉर्डिंग्स देखते जाएं। जिन सवालात की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल ना हो उन सवालात को मार्क करके मुझ तक ले आएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उन सवालात के मसले मसाइल को देखेंगे। सही है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्नॉलेजमेंट है, सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं है। बस तो यही अल्लाह का फजल है, प्रोबेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल किया हमने, बहुत डिटेल में हर चीज़ पे बात की। दोबारा से कोई चीज़ रिव्यू करना हो तो नोट्स रिव्यू कर लें, या लेक्चर भी देखना चाहें तो एलएमएस में मिल जाएगा इंशाल्लाह। प्रोबेबिलिटी के सवाल करके नेक्स्ट क्लास में लाइएगा। अगली क्लास तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।